नमस्कार आप सभी को। तो आज हम लोग यूनिट 4 एंड 5 करने वाले हैं एंड 6 जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है मैराथन का। एंड पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है विच इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल, जो कि यूनिट है 1, 2 एंड 3। तो चलिए, क्योंकि फाइनेंसेस मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट फिर भी एक ओवरव्यू दे देते हैं एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट। तो फाइनेंशियल सिस्टम इज़ द बिगेस्ट व्हील ऑफ फाइनेंस इसको बोला जाता है, जिसमें बोरोवर्स होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम एंड सेवर्स होते हैं। तो इट ड्राइव्स सेवर्स एंड बोरोवर्स बाय ब्रिंगिंग देम टुगेदर एंड मूविंग स्कार्स रिसोर्सेज फ्रॉम सेवर टू बोरोवर्स। तो जो सेविंग्स एंड जिनको उधार लेना है, जिनको देना है, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर ये साथ साथ चलता है फाइनेंशियल सिस्टम में। तो फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज एट्सेट्रा। वी विल बी रीडिंग अबाउट दिस सब सिस्टम हम लोग बिलो। तो ये सारे हैं। तो जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है, तो हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके बेसिस पे ये सारा कुछ काम किया जाता है। तो पहला है एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम, कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो है बाय ब्रिंगिंग टुगेदर सेवर्स एंड बोरोवर्स इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द कंट्री। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन? इसमें सेविंग, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे कि द एबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बाय विच क्लेम्स टू रिसोर्सेज आर सेट असाइड एंड बिकम अवेलेबल फॉर अदर पर्पस, सेविंग ऑफ मनी बाय पीपल। फाइनेंस में क्या होता है? द एक्टिविटी बाय विच सेविंग्स आर ड्रिवेन टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, borrowers through banking or market based financial system. Investment, the activity by which resources are committed to production by institution which borrow from the market bank. तो ये है सेविंग्स, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब ट्रांसफर प्रोसेस इफ कैपिटल फॉर्मेशन इज टू टेक प्लेस, सेविंग सरप्लस यूनिट्स, सेविंग डेफिसिट यूनिट्स। Financial system is the institutional arrangement which enables coming together of saving surplus and saving deficit units and transfer of ideal resources from saving surplus units to saving deficit units. तो सेविंग सरप्लस यूनिट से हम ट्रांसफ़र करते हैं सेविंग डेफिसिट यूनिट्स में। अब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल सिस्टम का, वो हम लोग देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरमीडिएट्स दैट Financial institutions are intermediaries that mobilize savings and facilitate allocation of funds in an efficient manner. Financial institution can be classified as banking and non-banking financial institution. तो बैंकिंग में हमारा क्या आता है, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम्स। ठीक है, तो जैसे फॉर्मल में जो भी रेगुलेटर्स के थ्रू एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो रेगुलेट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इसके अंदर आती है। इनफॉर्मल में होता है जो लोकली जो लेंडर्स अवेलेबल होते हैं, है ना, ट्रेडर्स, लैंड लॉर्ड्स होते हैं और ब्रोकर्स होते हैं, ये सारे इनफॉर्मल के पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि रेगुलेटर में हमारा आता है सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, इरडा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो म्यूचुअल फंड्स भी दो होता है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर होता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। नॉन बैंकिंग में होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर आते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईडीबीआई, सिडबी, आईडीएफसी, नाबार्ड, एग्जिम बैंक एंड एनएचबी। स्टेट लेवल के आते हैं इंस्टीट्यूशन एसएफसी, एसआईडीसीएस। अदर इंस्टीट्यूशन में आते हैं ईसीजीसी एंड डीआईसीजीसी। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में आते हैं पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, फॉरेन बैंक्स इन इंडिया एंड रीजनल रूरल बैंक्स। अब आता है फाइनेंशियल मार्केट्स में आता है हमारा कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में आता है इक्विटी मार्केट एंड डेट
डेब्ट मार्केट, तो इक्विटी मार्केट में आता है प्राइमरी मार्केट, पब्लिक इशूज, प्राइवेट प्लेसमेंट, डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, तो ये सारे। सेकेंडरी मार्केट NSE, BSE, OTCE, ISE, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, सारे इसमें आते हैं। तो थोड़ा फुल फॉर्म देख लेते हैं टर्म जो हमेशा मैचिंग में आता है। क्वेश्चन पहला है IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, फिर है नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, OTC ओवर द काउंटर, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक। A banking institution create credit and also distribute sell credit, but non-banking institutions are more distributor sellers of credit. Financial institutions have an important functions called as transmutation effect. Transmutation effect means ability of financial institution to convert contracts with a given set of characteristics into contracts with very different features. This means that financial institution make one type of contract with lender and another type of contract with borrowers. Economic provided by financial institution, convenience, lower risk, expert management, economic of scale. Type of financial institution, commercial bank, national banking, financial corporation, mutual funds, insurance organization. Financial market में क्या आता है? Financial market perform a crucial function in the saving investment process as facilitating organization. They are not source of finance but a link between savers and investors. Financial markets can be classified into money market and capital security market. Money market deals with monetary assets of short-term nature, generally less than 1 year. Money market is that segment of financial market which enables raising of short-term funds for meeting temporary shortage of cash and obligation and temporary development of excess funds for earning returns. Major participants in money market are RBI and commercial banks. Capital market, it is market for long-term funds. Its focus is on financing of fixed investment in contrast to money market, which is the institutional source of working capital finance. Capital market has two segments, primary or new issue market and secondary market. Financial assets instruments. Financial instruments represent claims on a stream of income and assets of another economic unit and are held as a store of value and for expected returns. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 3 मेजर टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट, प्राइमरी एंड इनडायरेक्ट, सेकेंडरी एंड डेरिवेटिव्स। तो पहला जो होता है डायरेक्ट प्राइमरी होता है, डायरेक्ट या प्राइमरी उसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट और सेकेंडरी बोलते हैं, एंड थर्ड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। प्राइमरी एसेट क्या होता है? सिक्योरिटी इशूड बाय नॉन फाइनेंशियल इकोनॉमिक यूनिट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एसेट। एग्जाम्पल बॉन्ड्स, डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स। In a primary asset, there is a direct relation between borrowers and investors. तो नॉन फाइनेंशियल इकोनॉमिक वही होते हैं जिनका जो होता है डायरेक्ट इशू किया जाता है नॉन फाइनेंशियल इकोनॉमिक यूनिट के थ्रू, वो प्राइमरी एसेट होते हैं, जैसे कि बॉन्ड, डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, ये सारे हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है बोरोवर्स एंड इन्वेस्टर्स के साथ। सेकेंडरी एसेट्स क्या होता है? सिक्योरिटीज इशूड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज such as mutual funds, insurance companies, bank, ARCs. It is in secondary asset there is a financial intermediary involved between borrowers and investors. तो borrowers and investors के बीच में एक intermediator होते हैं। Derivatives, an instrument whose values is derived from the value of an underlying asset is called derivative. The underlying asset can be financial asset or a real asset. Derivatives are instrument of risk management. ये था हमारा। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या हैं? तो वेरियस फाइनेंशियल फंक्शंस लाइक डिपॉजिटिंग, बोरोइंग, क्रेडिट रेटिंग, अंडरराइटिंग are termed as financial services without which the financial markets cannot perform. Financial services help in functioning of financial functions. Some financial services are depositing, depositors, credit rating,
मर्चेंट बैंकिंग, अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स क्या हैं? फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट एंड लुक आफ्टर फेयर एंड efficient functioning of financial system as a whole. They keep an eye on financial functions and ensure fair and honest play for benefit of all. Various financial regulators are SEBI, RBI, IRDA, NABARD, etc. Function of financial system to link savers and borrowers. To link between people who wish to save and people who need funds. ये होता है। तो रिस्क डिडक्शन इज प्रोवाइडेड इन अ फाइनेंशियल सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अ डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ पोर्टफोलियो टू इन्वेस्टर्स। अ फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड mechanism of price discovery to its participant by disseminating price related information. The problem of asymmetric information is resolved, which ensures wider participation and correct accurate pricing of instrument dealt on the market. What is financial dualism? The coexistence of formal and informal financial sector in the financial system of a country is referred to as financial dualism. In every country, both formal and informal sector work in varying proportion. Regular interaction and cooperation among these sectors define the strength of financial system. Informal financial system consists of money lenders, cheat funds, needy companies, collective investment schemes, saving clubs in rural areas. तो ये कुछ फाइनेंशियल टर्म्स थे। हालांकि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग ये पेपर नहीं है, बट हम भी बस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए कि अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एटलीस्ट 5 सही हो जाए। उससे ज़्यादा मेरा खुद का भी उम्मीद नहीं है, बट वही था कि जो भी बेसिक थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसमें से कुछ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। मैच द फॉलोइंग जो भी हमारे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उससे कुछ और बेसिक टर्म्स जो भी है मनी, बोरोवर्स एंड सेवर्स, ये सब से तो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप अगर इतना भी पढ़ेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड एग्ज़ाम में आप कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर फाइनेंसेस वाले सही कर सकते हैं। तो ये था यूनिट 4 एंड 5 का बहुत क्विक रिवीजन। तो चलिए हम लोग अब यूनिट 6 को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यूनिट 6 के साथ, जो कि है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे पीसीजी मैट्रिक्स हो या फिर पेस्ट हो, स्वॉट एनालिसिस हो। एंड इसमें थ्योरिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं कि पेस्ट एनालिसिस किसने दिया है, स्वॉट एनालिसिस किसके थ्रू दिया गया है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले पढ़ना है कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, डिसीजन एंड टाइप्स। तो देखते हैं क्या होता है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन एक्शन दैट डिटरमाइन द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉर्पोरेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्हाट मैनेजर्स डू टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए हम जो भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो मैनेजर का काम है कि उस स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि हमारा जो गोल है वो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड पे अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये था। एंड स्ट्रेटजीज होती द प्लान फॉर हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल डू what it is in business to do, how it will complete successfully, and how it will attract and satisfy its customers in order to achieve its goal. तो जो भी कंपनीज का ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको हम किस तरीके से अचीव करें कि हमारे कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो भी कंप्लीट हो एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो। तो ये पूरी चीज़ों को करने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं एंड उसी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से मैनेज करना है, जो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है। तो बिजनेस मॉडल, हाउ अ कंपनी इज गोइंग टू मेक मनी, वाई SM इज़ इम्पॉर्टेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? मिशन, हेल्पिंग देम फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको मदद करता है उसको फोकस करने के लिए, है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है मिशन, विजन, एम और गोल्स, ऑब्जेक्टिव। तो ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स ये सब में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि
सब एक जैसा ही लगता है, बट ऐसा नहीं। मिशन है जो हमारा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एंड ओवर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए अपने गोल को, वो है मिशन। विजन जो है द ओवरऑल एस्पिरेशन ऑफ द बिजनेस, जो हमारा एंड गोल है वो हमारा होता है विजन। एंड एम और गोल क्या है, जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट बिजनेस इंटेंड टू अचीव। एक स्टेटमेंट होता है, एम होता है कि हम क्या अचीव करने वाले हैं, एंड ऑब्जेक्टिव मोर प्रिसाइज एंड डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ एम्स एंड गोल। और ऑब्जेक्टिव उसको डिटेल में डिफाइन करता है कि हमारा क्या गोल है, हम क्या अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो जो मिशन होता है द ओवरऑल पर्पस ऑफ द बिजनेस, द विजन, द ओवरऑल एस्पिरेशन ऑफ द बिजनेस, ये कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि मिशन जो हमारा है ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ हम इसको देखते हैं, एंड विज़न जो हमारा है फ्यूचर गोल क्या है उसके बेसिस पे ये होता है। तो आई होप आप सभी को ये जो टर्म थे क्लियर हो गए होंगे। सेकंड हमारा है स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है वो चलिए देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज तो स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वाइज होता है, एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट हम रूटीन एक डे टू डे अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्चुअलिज्म ऑफ इशूज़ होता है, क्रिएटिंग न्यू डायरेक्शंस, डेवलपिंग न्यू रिसोर्सेज, एम्बिगियस अनसर्टेन लॉन्ग टर्म के लिए ये होता है। तो जो भी हमें स्ट्रेटजी बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एंड न्यू रिसोर्सेज को डेवलप करके हम ये सारी चीज़ों को न्यू डायरेक्शन देते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट डे टू डे एक्टिविटीज़ को इसमें देखते हैं, टेक्निक एंड एक्शंस मैनेजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जो हमारा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको हम किस तरीके से मैनेज करें कि वो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट तरीके से यूज हो, ये होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। ऑपरेटिंग विद इन एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी, जो हमने स्ट्रेटजी बनाया उसके इर्द गिर्द हमको उसको काम करना है। ऑपरेशनली स्पेसिफिक डे टू डे इशूज़ ये होता है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस, कमिटमेंट ऑफ मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, सिस्टमैटिक प्रोसेस, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शंस, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, डायरेक्टिव प्लानिंग, एंड मीन्स। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। Importance of strategic management to the shape the future of business. If effective strategic idea, managers and employers are innovative and creative. It decentralize the management. It helps to increase the productivity. It make discipline to make control. अब 7 एलिमेंट है स्ट्रेटेजिक प्लान के। पहला है विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, कोर वैल्यूज, शॉर्ट एनालिसिस, एक्शन प्लान्स, अर्ली ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म गोल। तो ये कुछ हमारे 7 एलिमेंट है स्ट्रेटेजिक प्लान का। फेजेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर है आपको इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चाहे वो मैच ऑफ द फ्लोइंग हो या फिर सेंटेंस में हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट स्कैनिंग है, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, विजन, मिशन। तो हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, उसके बेसिस पर अपना मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं। उसको करने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं जैसे स्वॉट एनालिसिस, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटेजिक प्लान। तो सबसे पहले हमने देखा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट स्कैनिंग, और फिर स्ट्रेटजिक इंटेंट, और देन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारा फोर्थ नंबर का प्रोसेस है जिसमें प्रोजेक्ट को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रक्चरल बिहेवियर, तो ये सारा कुछ होता है। लास्ट होता है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन, एनालिसिस एंड असेसमेंट। जो भी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट हमने किया उसको इवैल्यूएट करते हैं, असेसमेंट करते हैं। एंड सबका जो होता है ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है 6 नंबर में। तो सबसे पहला था इकोनॉमिक स्कैनिंग, स्ट्रेटेजिक इंटेंट, थर्ड है हमारा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, 4 है हमारा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, एंड 5th है हमारा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटजी इवोल्यूशन एंड एनालिसिस, एंड लास्ट हमारा है स्ट्रेटजिक कंट्रोल। तो ये हमारे 6 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं। अब डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटजी बिजनेस, तो हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोसेस में। सबसे पहले होता है एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। बहुत
स्ट्रक्चर तरीके से हम लेते हैं डिसीजन को। हेरिस्टिक डिसीजन मेकिंग डोंट हैव ऑल इन्फॉर्मेशन, लिटिल इन्फॉर्मेशन, फोकस ऑन गट फीलिंग। तो ह्यूरिस्टिक डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, जो हमारा इंटरनली जो हमको फील होता है उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले लेते हैं। थर्ड हमारा होता है एक्सपर्टी डिसीजन मेकिंग, और मतलब जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनके वो डिसीजन अच्छे से लेते हैं सोच समझ के, एक्सपर्ट को देखते हुए। एंड रैंडम चॉइस डिसीजन मेकिंग, कुछ भी रैंडमली हम डिसीजन ले लेते हैं ना। तो ये था डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी इन बिजनेस। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। तो इन्वायरमेंट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो पहले अभी हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पेस्ट, पोर्टल्स अप्रोच टू इंडस्ट्री एनालिसिस। तो पेस्ट दिया गया था पोर्टल्स के थ्रू, जो बताते हैं स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसके अंदर हम देखते हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, बिजनेस पोजीशन, फंक्शनल। तो कॉर्पोरेट में देखते हैं कॉर्पोरेशन, ओवरऑल डायरेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफिस बिजनेस। बिजनेस देखते हैं बिजनेस में एम्फेसिस इम्प्रूविंग द कंपटीशन पोजीशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन, प्रोडक्ट और सर्विस इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और मार्केट सेगमेंट। फंक्शनल में देखते हैं कंसर्न विथ डेवलपिंग अ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी टू प्रोवाइड अ कंपनी और बिजनेस यूनिट विथ अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये हमारा कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। और हायरार्की ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स होते हैं एंड उसके नीचे होता है हमारा स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट एंड स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट। और फिर इस सबको देखते हैं बिजनेस डिवीज़न लेवल स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में होते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, वो देखते हैं, इसको हाई लेवल बोल सकते हैं हम लोग, अपर लेवल का। स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट के उसके नीचे बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स होते हैं, उसको देखते हैं बिजनेस डिवीज़न लेवल स्ट्रेटजी, वो उसके अंदर आता है। एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी में होती है सारे डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे मैक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स कंटेन एक्सटर्नल फैक्टर, माइक्रो इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल एनालिसिस होता है पेस्ट एंड इसका एक्सटेंशन वर्जन है पेस्टल एनालिसिस। आइडेंटिफाई एक्सटर्नल फोर्स affecting an organization, making up its macro environment, helps to determine how these factors will affect the performance and activities of your business in the long term. Harvard professor Francis Aguilar thought to be the creator of pest analysis। तो आपको नाम याद रखना है कि हार्वर्ड के प्रोफेसर थे फ्रांसिस एगुलर, जिन्होंने बताया था जिनको क्रिएटर ऑफ पेस्ट एनालिसिस बोला जाता है। 1967 में बुक आई थी स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो वाई डू पेस्ट एनालिसिस फॉर योर बिजनेस, क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या है, इन्वायरमेंट क्या है ना। तो ये सब कुछ का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब फॉर अ बिजनेस टू बी सक्सेसफुली दे नीड अ फ्यू थिंग्स। पहला क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट, आइडेंटिफिएबल ब्रांड, हैप्पी कस्टमर्स, थ्रू बजट एंड इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग प्लान, यूनिक सेलिंग पोजीशन। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। अब जो था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंट। तो पेस्टल का जो डिटेल वर्जन होता है, पहला आता है पॉलिटिकल, सेकेंड इकोनॉमिकल, देन सोशल, फिर हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंट। तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि पेस्टल में जो फर्स्ट ई है एंड सेकेंड ई को क्या डिटरमाइन किया गया। तो फर्स्ट ई में हमारा इकोनॉमिक है एंड जो लास्ट ई है वो है इन्वायरमेंट। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत सीक्वेंस में है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंट, इस तरीके से सीक्वेंस में ये दिया गया है। तो हमको भी उसी तरीके से याद रखना है। तो पोर्टर्स के 5 फोर्सेस थे, जो माइकल ई पोर्टर इनका फुल नेम है, और मार्केटिंग में और मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको बहुत जगह दिखने को मिलेगा, जिन्होंने बताया था कि पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ योर बिजनेस इन्वायरमेंट एंड फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेटजी, पोटेंशियल, प्रॉफिटेबिलिटी, help to determine an industry weakness and a strength, can be applied to any segment of the economy to understand the level of competition within the industry,
इन्हेंस अ कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमको अपना वीकनेस भी ज़रूर पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है तो उसका वीकनेस क्या है, उसके तब हम अगर वीकनेस को पकड़ के उस पर काम करते हैं तो हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट हो सकती है ना। तो वीकनेस को भी हमको इग्नोर नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस पर हमको वर्क करना है। तो 5 फोर्सेस क्या थे पॉटर्स के? 5 फोर्सेस, पहला था कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, potential of new entrants into industry, power of suppliers, power of customers, threat of substitute product, एंड इसको अलग कॉम्पिटिटिव राइवलरी की तरफ से देखिए, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स एंड थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट एंड और सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव राइवलरी। तो ये हमारे हैं पॉटर्स के 5 फोर्सेस, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट्स एंड थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव राइवलरी। फिर इंटरनल एनालिसिस में देखते हैं हम लोग रिसोर्स बेस्ड अप्रोच पढ़ेंगे एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। तो प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, इवेल्यूएट रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज, कोर कॉम्पिटेंसीज, रिसोर्स को ऑडिट करना, वैल्यू चेन एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफिकेशन। तो रिसोर्स बेस्ड वैल्यू, रिसोर्स बेस्ड देखते हैं वैल्यू क्या है। द रिसोर्स बेस्ड व्यू, रिसोर्स बेस्ड व्यू है इसका फुल फॉर्म। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 1980s और 1980 में आया है। वर्मर फेल्ट बी द रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ द फंक्शंस, प्रहलाद एंड हैमल द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द कॉरपोरेशन। तो वर्मर फेल्ट बी ने दिया था रिसोर्स बेस्ड व्यू एंड प्रहलाद एंड हैमल ने दिया था द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द कॉरपोरेशन। तो बार्ने जी ने दिया था फर्म रिसोर्स एंड सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये 3 नाम हमको याद रखने, पहला प्रहलाद एंड हैमल ने दिया था द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ द कॉरपोरेशन, वार्मर फील्ड ने दिया था द रिसोर्सेज RBV के बारे में, एंड बार्ने जी ने दिया था फर्म रिसोर्सेज एंड सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड अदर्स। तो इसको बोलते VRIO, VRIO attributes the resources enables the firm to gain and sustain competitive advantage. Model explains RBV and emphasizes the key point of it. तो value, rarity, imitability, organization। तो VRIO का फुल फॉर्म आता है, तो ये है वैल्यू, रेयरिटी, imitability एंड ऑर्गेनाइजेशन, imitability एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इमिटेबल और ऑर्गेनाइजेशन ये है। तो वैल्यू, रेयरिटी, वैल्यू, रेयर, इमिटेबल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होता है। तो रिसोर्सेज बेस्ड व्यू में हमारे पास टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स होते हैं, दैट मस्ट बी होमोजेनियस एंड इमोबाइल एंड हैव अ वीडियो एट्रीब्यूट्स टू बिकम वीडियो रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टेंजिबल एसेट्स, फिजिकल थिंग्स जो होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। इनटेंजिबल एसेट्स जो होता है, ट्रेडमार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड, रेपुटेशन। तो टेंजिबल हमको याद रखना है कि ये फिजिकल थिंग्स होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं जो नॉन फिजिकल थिंग्स होते हैं। 2 critical assumptions of RB are that resources must also be heterogeneous and immobile. Heterogeneous, that the skills, capabilities and other resources that organization possess differ from one company to another. Perfect market competition. Immobile में क्या होता है, resources that are not mobile and do not move from company to company. Due to this immobility, companies cannot replicate rivals' resources and implement the same strategy. Intangible resources such as brand equity, process, knowledge and intellectual property are यूजुअली इमोबाइल। तो VRI रिसोर्सेज फ्रेमवर्क देख लेते हैं। अ टूल यूज टू एनालाइज फर्म्स इंटरनल रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज टू फाइंड आउट इफ दे कैन बी रिसोर्स ऑफ सस्टेन कॉम्पिटिटिव, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय बार्ने JB 1991 में। The firm resources and sustained competitive advantage able according to resources must be valuable, rare, imperfectly imitable and non-substitutable. तो ओरिजिनली फ्रेमवर्क और VRIN,
तो 1995 में हिज लेटर वर्क कुकिंग लुकिंग इनसाइड फॉर competitive advantage, Barney has instructed video VRIO framework. Video, if a resource is valuable, rare, immutable, or organized to capture the value of the resources. रॉथर एम्स 2013 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? VCA मॉडल। M. Porter introduces the generic value chain model in 1985. Tools used to analyze internal firm activities imposed to provide competitive advantage. Process where a firm identifies its primary and support activities that add value to its final product and then analyze these activities to reduce cost as increased differentiation. Value chain represent all the internal activities a firm engaging in to produce goods and services. तो इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विसेज, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन मैनेजमेंट, तो प्लेसमेंट, प्रोक्योरमेंट, टीचिंग, सपोर्ट एक्टिविटीज इसके अंदर आते हैं। तो स्टेप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जो हमारा है देखते हैं क्या ये 4th स्टेप होता है एज वी अर्लियर सीन। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल objective, analysis of organizational environment, forming quantitative goals, objective in context with the divisional plan, performance analysis, selection of strategy। तो सबसे पहले हम इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, फिर एनालाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, फॉर्मिंग क्वांटिटेटिव गोल्स, ऑब्जेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट विद द डिविजनल प्लान, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी। तो लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। अब स्वॉट एनालिसिस जो है इंटरनल एनालिसिस का ही पार्ट है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू हेल्प अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो ये होता है ना। तो इंटरनल में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हम देखते हैं हमारा कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है एंड क्या वीकनेस है, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नली देखते हैं इसमें। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होता है? फॉलो द पोर्टफोलियो अप्रोच टू मेक अ डिसीजन वेयर यू लुक एट ऑल ऑफ द कंपनीज बिजनेस एंड एनालिसिस हाउ जनरेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बिजनेस स्ट्रेटजी होता है टॉप मैनेजमेंट प्लान कवरिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस स्ट्रेटजी a specific plan of action that a company devises to achieve a certain target or goal of the organization। तो कॉर्पोरेट जो होता है टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी प्लान होता है जो कि होल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे होता है, कवर करता है। बिजनेस स्ट्रेटजी होता है हमारा सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए हम देखते हैं। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज इसके अंदर होते हैं। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी मेक नो चेंज इनटू कंपनी करेंट एक्टिविटीज़। तो स्टेबिलिटी मतलब स्थिर है, उसको कोई चेंज का जरूरत नहीं है, वो जैसे है वैसे ही काम करता है, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी चेंज। एक्सपेंशन में एक्सपेंड करते हैं अपने कंपनीज एक्टिविटीज़ को। रिट्रेंचमेंट में तो कंपनी के जो भी एक्टिविटीज़ उसको रिड्यूस करते हैं। एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज, कॉम्बिनेशन ऑफ एवव एक्टिविटीज़, तो दो स्ट्रेटजी को हम कंबाइन कर देते हैं। तो जैसे कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में नो चेंज स्ट्रेटजी, पॉज, प्रोसेड विथ प्रॉफिट, स्टेबिलिटी, तो ये स्थिर स्थिति है क्योंकि इनका एक लेवल पे आ गया कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो अब जरूरत नहीं है कुछ भी चेंजेस करने का। एक्सपेंशन में होता है कि कॉन्सेंट्रेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कोऑपरेशन, डिजिटलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, ये सारी चीज़ें होती है। रिट्रेंचमेंट में होता है टर्न अराउंड, डी इन्वेस्टमेंट, लिक्विडेशन होता है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो वो ये तीनों टर्म्स को यूज़ करती है। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, साइमल्टेनियस सीक्वेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कब कंडीशन क्या होती है। द इंडस्ट्री और द इकोनॉमिक इज डिस्टर्ब, द इन्वायरमेंट इज वोलेटाइल, अनसर्टेन कंडीशन, इन्वायरमेंट टर्बुलेंस इज मिनिमल एंड द फर्म डज नॉट foresee any major threat to itself or industry concerned as a whole. Type of stability strategy, no change strategy, profit strategy, pause, proceed with caution strategy।
तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होता है कि इनको और अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो ग्रोथ इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्लान टू एक्सपेंड, मोस्ट popular growing economic, growing market, customer seeking new ways of need satisfaction, and emerging technology offer ample opportunities for companies to seek expansion। तो retrenchment strategy क्या होता है? not growing proper way, diagnose the problem and remove it, response to decline in industries and markets, turn around loss, चेंज स्ट्रेटजी, नो इम्प्रूवमेंट, बैक स्टेप। तो टर्न अराउंड में क्या होता है कि लॉस में जा रहा है तो स्ट्रेटजी को चेंज करता है, और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो वो वापस उसको वापस आ जाते हैं, इम्प्रूव अगर नहीं होता है तो। डी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? टर्न अराउंड वेज नॉट सक्सेसफुल आर द टाइम अ बिजनेस यूनिट सेल। तो अगर डी इन्वेस्टमेंट में अगर टर्न अराउंड अगर काम नहीं करता है तो उसको फिर डी इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरी जगह हम उसको सेल कर देते हैं। लिक्विडेशन, जैसे कि बिल्कुल दिवालिया हो जाता है, बैंक करप्टी हो जाती है, तो सेल कर देते हैं बिजनेस को, ठीक है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस देखना है हमको, जैसे पोर्टफोलियो कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट टूल्स दैट आर हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन इन्वेस्टमेंट फर्म। पोर्टफोलियो एनालिसिस में हमको पढ़ना है बीसीजी मैट्रिक्स, जी बिजनेस मॉडल एंड एंड्स ऑफ प्रोडक्ट। तो बीसीजी मैट्रिक्स होता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, जिनको दिया गया था ब्रूस हेंडरसन ऑफ द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इन 1970s में। तो ये जो टेक्निक है, बिजनेस और प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड एज लो और हाई परफॉर्मेंस डिपेंडिंग अपॉन देयर मार्केट कोट्स रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। तो हम ऊपर में रखेंगे रिलेटिव मार्केट शेयर एंड साइड में उसके लेफ्ट साइड में रखेंगे मार्केट ग्रोथ रेट, और इसमें स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश को एंड डॉक्स होता है। तो जब रिलेटिव मार्केट शेयर हाई होगा एंड मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई होगा तो ये स्टार होता है। जब मार्केट शेयर जो होता है, रिलेटिव मार्केट शेयर लो होता है एंड मार्केट ग्रोथ रेट हाई होता है तो क्वेश्चन मार्क होता है। जब रिलेटिव मार्केट शेयर हाई होगा एंड मार्केट ग्रोथ रेट लो होगा तो कैश का होता है। अब डॉग्स में होता है कि दोनों लो होते हैं, मार्केट शेयर भी लो होता है एंड मार्केट ग्रोथ रेट भी लो होता है, तो ये डॉग होता है। तो स्टार कंसोलिडेटेड एंड हार्वेस्ट, क्वेश्चन मार्क इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव और डी इन्वेस्टमेंट, कैश का हार्वेस्ट, डॉग्स डी इन्वेस्टमेंट। हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट क्या होता है? हार्वेस्ट strategy involving the reduction of spending on a product so as to reduce operating cost and mainly involve outdated product। तो divest reduction of asset mainly for financial, political and ethical objective। तो हाँ, देखते हैं क्वेश्चन मार्क में क्या क्या, स्टार में क्या होती है क्वालिटीज़। अर्निंग हाई स्टेबल ग्रोइंग, कैश फ्लो न्यूट्रल होता है, स्ट्रेटजी इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ, बिजनेस लेंडर्स हेवी इन्वेस्टमेंट, कैश मोर कैन बी कैश, इट कैन बी कैश काउ। अगर अच्छे से इसको नहीं करे तो ये कैश काउ के पोजीशन पे जा सकती है। अब देखते हैं कैश काउ का क्या कंडीशन होता है। अर्निंग हाई स्टेबिलिटी, कैश का हाई स्टेबल होता है, स्ट्रेटजी होती है इसमें लो ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर, फाउंडेशन ऑफ द कंपनी, स्टार्ट ऑफ स्टार्ट, लेस कैश मोर प्रॉफिट, मैच्योर डिक्लाइन। तो ये मैच्योर डिक्लाइन के स्टेज पे जा सकती है अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट ना करें तो। और क्वेश्चन मार्क होता है अर्निंग लो, अनस्टेबल ग्रोइंग, कैश का नेगेटिव इन्वेस्टमेंट, हाई स्ट्रेटजी एनालाइज टू डिटरमाइन वेदर बिजनेस कैन बी growth into a star, will be degenerate into a dog, high growth, low market share, potential to all three। तो अर्निंग डॉग में होता है अर्निंग लो, अनस्टेबल, कैश फ्लो न्यूट्रल और नेगेटिव, स्ट्रेटजी डाइवेस्ट, लो ग्रोथ, लो मार्केट शेयर, नॉट पोटेंशियल और ब्रिंग इन मच कैश, ये होता है। तो रिलेटिव मार्केट शेयर में जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, तो इंट्रोडक्शन स्टेज जो होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है, ग्रोथ जो होता है वो है स्टार, मैच्योर जो होता है कैश का, डिक्लाइन जो होता है डॉग। तो इंट्रोडक्शन तो एक दूसरे को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन अब आने लगा है कि जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है बीसीजी मैट्रिक्स को
कौन से पोजीशन पे क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में हमको देखना है क्वेश्चन मार्क होता है, फिर ग्रोथ में होता है हमारा स्टार, मैच्योर में होता है कैश और डिक्लाइन में होता है डॉग। अब जी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें एक्सटेंशन मॉडल ऑफ BCG मैट्रिक्स होता है 9 सेल ग्रिड डेवलप्ड बाय मैकेंजीज के थ्रू होता है। मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क भी उन्होंने दिया था एंड मैकेंजी जी मैट्रिक्स भी दिया है उन्होंने। कंपनी कंसल्टिंग ग्रुप इन 1970s। स्टॉप लाइट मैट्रिक्स ऑल्सो नोन एज गो ग्रीन येलो वेट रेड स्टॉप। तो इसमें हम तीन जो हमारा जो स्टॉप लाइट मैट होती है उसका 3 कलर हम यूज़ करते हैं, ग्रीन रेड एंड येलो। तो ग्रीन बताता है गो, येलो वेट, रेड स्टॉप। तो ऑल्सो नोन एज मैकेंजी 9 बॉक्स मैट्रिक्स स्टॉप लाइट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, एक साइड में इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। तो इसमें हाई जब होगा तो बिजनेस यूनिट ग्रो होगा, एवरेज में भी ग्रो होगा एंड वीकर में होल्ड होगा। मीडियम में ग्रो होल्ड डाइवेस्ट, लो होल्ड डाइवेस्ट इन्वेस्ट। तो इस तरीके से होता है ग्रोथ ग्रो होल्ड डाइवेस्ट एंड होल्ड डाइवेस्ट डाइवेस्ट। तो हाई मीडियम लो हो गया। अब एंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स में होता है कि ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, help a firm grow and also analyze the risk associated with each strategy। इसमें हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट एंड न्यू मार्केट लिखते हैं। तो अपर साइड में लिखेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, और लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम लोग साइड में एग्जिस्टिंग मार्केट एंड न्यू मार्केट। तो इसमें जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट होता है तो यहाँ पर मार्केट पेनिट्रेशन होता है कि इसमें प्रोडक्ट भी पहले पुराना है और मार्केट भी पुराना है, तो मार्केट पेनिट्रेशन। अगर न्यू प्रोडक्ट है एंड एग्जिस्टिंग मार्केट है तो यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा। न्यू प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है एंड न्यू मार्केट है तो मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट एग्जिस्ट है, पुराना है, लेकिन मार्केट न्यू है तो यहाँ पे मार्केट का डेवलपमेंट हो रहा है। और न्यू प्रोडक्ट है एंड न्यू मार्केट है तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होगा यहाँ पर। तो ये होता है हमारा आंसर प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा है 4th स्टेज ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो हमने पढ़ा था। स्ट्रेटजी इन्वायरमेंट स्कैनिंग, स्ट्रेटजी इंटेंट, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटजी एक्सपेंशन। तो ये था स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन 4th नंबर पे। तो क्या है कहते हैं इसमें कि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान एंड स्ट्रेटजीज टू अकम्प्लिश द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यूटिलाइज फर्म एंड कंट्रोल आवर रिसोर्सेज टू हैव एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। 4th स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है, तो इसमें है अचीविंग स्ट्रेटजीज, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसीड्यूरल इम्प्लीमेंटेशन, रिसोर्स एलोकेशन, मैनेजिंग चेंजिंग स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन, लीडरशिप इम्प्लीमेंटेशन, अचीविंग इफेक्टिव फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारा लास्ट में फीडबैक हमारा आता है। तो प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन दैट परसेस supplying resources, developing policies. Such policies and program are implied which helps in continuous improvement, combining the reward structure for achieving the result using a strategic leadership. तो prerequisites of strategy implementation: institutionalization of strategy, developing proper organizational climate, formulation of operating plans, developing proper organizational structure, periodic review of strategy, barriers and challenges to change implementation। तो क्या क्या barriers and challenges है to change implementation? lack of proper planning, low employee morale, lack of consensus, weak strategy, adopting new technology, failing to communicate, lack of resources, ineffective training। मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ हार्ड एस होते हैं, कुछ सॉफ्ट एस होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो मैकेंजी 7 कंपनीज गिवन बाय टॉम पीटर्स एंड रॉबर्ट वाटरमैन 1970s में। 7 इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं, 7S के नाम से ये फेमस है, जो कि यूज़ किया जाता है हाउ वेरियस पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर, improve the performance of your organization, likely effect to future change in the organization, or to align department and process during a merger or acquisition।
to facilitate organizational change, to help implement new strategy, to identify how each are may change in the future, to facilitate the merger of organization. तो 7S से हार्ड वर्क जो है, हार्ड एलिमेंट, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर सिस्टम, जिसको हम जल्दी चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर सिस्टम जो चेंज हो सकता है फ्रिक्वेंटली, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ। तो हार्ड में होता है स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम से, और जो अदर सॉफ्ट में 4 आते हैं, शेयर्ड वैल्यू, स्किल्स, स्टाइल एंड स्टाफ। तो ये हमारे थे मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क एंड स्ट्रैटेजी जो हमारा था यूनिट 6 का, ये कंप्लीट हो गया है। एंड इसमें जो कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं वो मार्केटिंग के पार्ट्स दिए गए हुए हैं, जैसे कि जो हमारा स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का पार्ट इसमें मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क तक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। एंड मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट है ओरिएंटेशन ट्रेंड, तो ये हमारा जो हम लोग फर्स्ट यूनिट में मार्केटिंग का पढ़े उसको कंटिन्यू करेंगे इस सेकेंड वाले पार्ट में यूनिट 6 का। तो आई होप आप सभी का यूनिट 6 का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इतने से। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे।